आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। आज ही के दिन मंदिरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ बड़े शिवालयों में सुबह से ही पुलिस के जवान मुस्तैदी से नजर रख रहे हैं। कई जगहों पर ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। सनातन मान्यता के मुताबिक सावन के सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने और जलाभिषेक करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति और साथ ही समृद्धि आती है। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान पूरी सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। एक मान्यता यह भी है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या और सोमवार को व्रत किए थे। इसीलिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। सनातन पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इसी महीने में समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में रोक लिया था। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र जल चढ़ाया था। इसीलिए सावन में जलाभिषेक का बड़ा महत्व है। आज ही के दिन ही ज्योतिषीय मान्यता भी है कि सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का होता है और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है। सावन के सोमवार की पूजा से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। सावन के सोमवार को शिव अर्चना से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा और योग्य जीवन साथी मिलता है और विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग मंदिरों से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महाकाल के दरबार की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी की तस्वीर है, काशी विश्वनाथ के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो मुख्य द्वार है उसके बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाकाल की इस वक्त आरती उतारी जा रही है। तो भगवान शिव के अलग अलग रूप आप यहाँ देख रहे हैं और अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के बाहर बड़ी तादाद में इस वक्त शिव भक्त पहुंचे हैं और सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भक्तों का तांता लगा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पौराणिक मान्यताएं हैं और लोग चाहते हैं कि आज पहले सोमवार के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करके लोग अपने कष्ट दूर करें, जीवन में सुख और समृद्धि लाए, सुख और शांति के लिए लोग कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। मंदिरों में, ज्योतिर्लिंगों के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और पूरे देश में ही इसी तरह की व्यवस्था की गई है क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और हर मंदिर के बाहर, हर शिवालय के बाहर इस वक्त भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के बाहर का द्वार आप देख सकते हैं, मुख्य द्वार है और यहाँ पर बड़ी तादाद में सुबह से ही लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही हम आपको महाकालेश्वर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर आरती में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में खासतौर पे कांवड़ियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश से जल लेकर कांवड़िए धीरे धीरे अपने अपने गाँव की और अपने अपने इलाकों की ओर निकल पड़े हैं और उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए और आम लोगों के लिए भी खास तौर पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सड़कों पर पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है, पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आए और साथ ही जो सामान्य लोग यातायात कर रहे हैं उन मार्गों से जहां से कांवड़िए जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा बनी रहे। और ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन किस वक्त किस तरह से शिवालयों के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण महोत्सव महापर्व आनंद मंगल के साथ में बनाया जाता है। सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती में भगवान को दूध, दही, घी से पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। भगवान का भांग का श्रृंगार किया जाता है। भगवान की भस्म अर्पण की जाती है और आरती की जाती है। लाखों भक्त लोग साल भर तक बाबा के प्रथम सोमवार का इंतजार करते हैं और जब बाबा का प्रथम सोमवार आता है तो समस्त भक्त लोग एक लोटा जल लेकर भगवान के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। आज
शाम संध्या काल रात्रि तक बाबा महाकाल के दरबार में जो जिस तरह का भक्तों को चारों तरफ से आना का लग रहा है, ऐसा लगता है कि 6 से 7 लाख लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर अपने आप को धन्य होंगे। जय महाकाल। देखिए, भगवान शिव को जल प्रिय है। वो श्रावण का महीना प्रकृति का महीना है, जल का महीना है। वर्षा ऋतु चारों तरफ हरियाली हरियाली बाबा के दरबार के अंदर होती है। और पहला सोमवार जो भक्त लोग 16 सोमवार करते हैं, जो सोमवार का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो आज ही के दिन से बाबा महाकाल का व्रत धारण करते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल भी आज उपवास रखते हैं। आज बाबा महाकाल भी बाबा की सवारी के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व होता है। आज से जो सोमवार का व्रत रखता है, जो सोमवार के व्रत चालू करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जी, सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और आज पहला सोमवार है। अभी जस्ट भस्म आरती संपन्न हुई है और अब देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बीते दिन जो है रविवार का दिन था और उस दिन 4,19,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और आज भी ये आंकड़ा जो है और बढ़ेगा ही। और जैसा आपको मालूम है कि भस्म आरती में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके माध्यम से सभी को सुगम दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और एक चलित भस्म आरती की व्यवस्था की गई है, जिन श्रद्धालुओं को सीट्स लिमिटेड होने के कारण स्थान जो नहीं मिल पाता है, बुकिंग नहीं हो पाती है, उनके लिए चलित भस्म आरती की व्यवस्था है, जिससे सभी को भस्म आरती के दर्शन प्राप्त हो सके। आज बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी और पूरे धूमधाम से हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। पूरा मार्ग तैयार हो गया है, पूरा शहर तैयार है और सभी को बाबा महाकाल की सवारी का इंतजार है। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं सभी श्रद्धालु उनका तो अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के शिवालयों में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों की भीड़ यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। पहले सोमवार की विशेषताएं हमने आपको बताई, किस तरह से यहाँ पर सोमवार की विशेषता है और आज ही के दिन से लोग सोमवार का व्रत रखना शुरू करते हैं, जिसकी मान्यता के बारे में महाकाल के पुजारी बता रहे थे। और ये आप एक ड्रोन तस्वीर देख सकते हैं कि एक लंबी कतार आपको गलियों में नज़र आ रही है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि दिल्ली की तस्वीरें हैं, तो दिल्ली के मंदिरों के बाहर की तस्वीरें आप देखिए जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये गौरी शंकर मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां भक्त सुबह सुबह पहुंचे। हर उम्र के आपको यहाँ पर भक्त नजर आ रहे होंगे। और सावन के सोमवार की मान्यता क्या है इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। कंठ में विष की गर्मी भगवान शिव के जब उन्होंने विष धारण किया था उसको कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था, उनका अभिषेक किया था और ये मान्यता है कि सोमवार के दिन इसीलिए भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। इसी तरह से कई पौराणिक मान्यताएं हैं। जलाभिषेक करने से कष्ट दूर होते हैं। सावन में सृष्टि भी, यानी सावन का जो महीना होता है बरसात का मौसम होता है और प्रकृति से भी जुड़ा हुआ ये महीना है, जिस वजह से भगवान शिव को भी जल चढ़ाया जाता है। और महाकाल की तस्वीर देख रहे हैं उज्जैन महाकाल के, जहां पर भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव को पंच तत्व पंचामृत से, जिसमें दूध, दही, शहद, जल, पुष्प, तो पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा था और उसके बाद भस्म आरती शुरू होती है, जिसके भी तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे। खास तौर पे ज्योतिर्लिंगों के बाहर इस वक्त सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ है। सावन का पहला सोमवार है और यही वजह है कि यहाँ पर भक्तों की ये भारी भीड़ नजर आ रही है। और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। बाबा बैद्यनाथ के धाम की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर झारखंड हो, हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसीलिए पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। इस सावन का पहला सोमवार है और हमारी तैयारियां भी उस प्रकार थी। लगभग 2 से 3 लाख की भीड़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और हम लोग बिल्कुल रात से लगे हुए हैं और यहाँ पे सारे क्यूआरटी जो हैं सभी जवान अपनी जगह पे लगे हैं। हम लोगों ने लोगों को बिठाना स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर उनको वेकअप करके फिर उनको लाइन में लगवा के फिर अभी हमारा लाइन जो है सारे क्यू कॉम्प्लेक्स और मंदिर द्वार तक आ गया है। पूजा जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद फिर अर्घा लगने के बाद इस जलार्पण स्टार्ट होता है। क्या अनुमान है सर, कितनी संख्या में आएंगे? अभी जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है कि लगभग 2 से 3 लाख की भीड़ यहाँ पर होगी और उसके लिए जो उसमें काफ़ी लोग बाय अर्घा में जल डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि सिंह द्वार से आने की उनकी भीड़ है, उसके बाद पाठक धर्मशाला के पास से लाइन लगी हुई है। तो 6 तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सावन के पहले सोमवार में किस तरीके से श्रद्धालु मंदिरों में नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर उज्जैन की, वाराणसी, देवघर और प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपने देवघर के एसपी का बयान भी सुना। किस तरीके से उन्होंने कहा कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। ना सिर्फ देवघर में बल्कि अगर आप वाराणसी की बात करें, उज्जैन की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर अयोध्या और गोरखपुर की बात करें तो हर ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इसी को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। तो 6 तस्वीरें, ये अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को आज से हरियाणा के नूह में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा भी शुरू हो चुकी है। यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रूट पर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। 12 डीएसपी को यात्रा को पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। विवादित चेहरों पर पुलिस खास नजर रख रही है और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी ने भी भड़काऊ पोस्ट डाली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुए दंगे में 6 लोगों की मौतें हुई थी। वहीं दंगों में 60 से ज्यादा घायल हुए थे। उस दौरान करीब 120 गाड़ियों को फूंक दिया गया था और इसके बाद 2 यात्राएं निकाली जा चुकी हैं जिनमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। इस बार भी कोई विवाद ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। रविवार को पिलानी के डिप्टी कमिश्नर ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी अहम बैठक की और कहा कि सभी समुदाय भाईचारा बनाए रखें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस ने कई रूटों पर नाकेबंदी भी की तो कई जगहों पर रूट डायवर्जन भी किया ताकि यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान नूह जिले में इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। यात्रा के दौरान मीट, मछली, चिकन की दुकानें भी बंद रहेंगी। यात्रा में शामिल होने वाली सभी गाड़ियों की बारीकी से नजर रखी जाएगी, उन पर जांच और तलाशी भी ली जाएगी। किसी भी व्यक्ति की लाठी डंडा की तस्वीरें, किसी भी तरह का तेजधार हथियार लेकर यात्रा में शामिल होने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। घोड़ा सवार पुलिस अरावली रेंज में कॉम्बिंग अभियान भी चला रही है। 90 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की 5 ड्रोन से हर हरकत पर नजर एक तरीके से रखी जा रही है। देखिए, हमारी जो है फोर्स पूरी मुस्तैद है। सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ फोर्स हमने डिप्लॉय की है और किसी भी शरारती तत्व को शरारत करने नहीं दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए तो ये ना सोचे कि वही बख्शा जाएगा। बैड एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। कितनी टीमें लगाई? हमारे 13 डीएसपी डिप्लॉयमेंट की हमने और करीब 2000 फोर्स और इसके अलावा भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स 2 जिलों में, चाहे वो रिवाड़ी है और चाहे वहाँ स्टैंड 2 रखी है, दोनों जगह 100 आदमी। वो भी अगर कोई एक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का प्रयास करेगा, उनका भी हम मूवमेंट कराएंगे तुरंत। 200 आदमी इस 2000 के अलावा अलग है। इंटरनेट को लेकर के कोई बंद नहीं किया जाएगा। मीट की दुकानें जिस रूट पे हम जो यात्रा है उनकी
उस यात्रा के वहाँ रूट पे कोई मीट की दुकान नहीं खुली है, किसी भी सूरत में नहीं खुली है। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 9:45 बजे उस्मानपुर के जयप्रकाश नगर के एच ब्लॉक गली नंबर 2 में हुआ है। हादसे में पति पत्नी की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने अचानक छत के गिरने की आवाज सुनी। लोग जब तेजी से मकान की तरफ दौड़ते गए तो वहां पर मलबा देखा। धूल के गुबार के बीच स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। काफी देर मशक्कत के बाद 2 लोगों को निकाला गया। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका। थोड़ी ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और देर रात तक मलबे में तलाशी होती रही। हाँ, डेयरी में आप जैसे मित्र से बात कर रहा था, किसी लेडीज गई भागती भागती कि छत गिर गई। तो मैं अपनी स्कूटी वहीं छोड़ के मैं तुरंत भाग के यहाँ आया, तो यहाँ के कॉलोनी के सारे बच्चे, जो भी बच्चे थे यहाँ पे 10-5 जो लड़के थे इस टाइम, क्योंकि संडे का दिन था, तो सारे अपने घरों में ही थे। और उन बच्चों ने आके बेचारों ने इतनी मेहनत करी है, लेकिन उसमें शोर शराबा नहीं हो रहा था। वो दिख नहीं रहे थे कि किस जगह ना आवाज आ रही थी, बस ये कह रहे थे कि 2 आदमी है इसमें। तो फिर उन्होंने बच्चों ने कोशिश करी, तो गेट से थोड़ा सा अंदर जाके लेडीज मिली है, तो और उसके बाद में फिर हमने बाहर लेके आए उनको। फिर बच्चों ने पंप भी दिए, मुंह से इन बच्चों ने पंप दिए। भाई साहब, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो इतनी मुंह से मुंह पंप देते रहे। फिर ये लगा कि जेंट्स में थोड़ी सी वो है, तो मैंने पुलिस को कॉल करी। देखो सर, हादसा हो जाता है तुरंत तो कॉल नहीं करता, आदमी बचाने की कोशिश करता है। पुलिस की भी हम ये नहीं कह सकते कि मैंने 100 नंबर पे कॉल नहीं लगी, मैंने अपने 2 पहुंचे। मैंने डायरेक्ट यहाँ के बीट कांस्टेबल को फोन करा, और बीट कांस्टेबल ने कहा भैया मैं 5 बजे पुछते हूँ, मैं 10-5 मतलब वो 5-7 मिनट के अंदर ही मैंने बताया मैं गाड़ी में एक आदमी को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और आप यहाँ के देखो स्थिति संभालो। और वो 5-7-10 मिनट में वो भी राकेश भाई भी यहाँ आ चुके हैं, जो हमारे यहाँ के बीट ऑफिसर है। और उसके बाद ऐसे तो साहब भी थे, पूरा थाने की टीम भी थी यहाँ पे। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा में आज सरकार FCRA संशोधन बिल पेश कर सकती है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी अमेंडमेंट बिल। इस बिल का मकसद विदेशी फंड लेने वाले NGO पर निगरानी और सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना है। बीजेपी नेता दिलीप संघानी ने कहा कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये बिल बहुत जरूरी है। पैसे की ताकत से देश में अस्थिरता फैलाने वाली शक्तियां इससे काबू में आएंगी। वहीं विपक्ष इस बिल का विरोध कर सकता है, जिसकी वजह से संसद में हंगामे के आसार हैं। सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने और उनके घर में घुसकर हंगामा करने के मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि चाकू लेकर आरोपी उन्हें मारने आए थे। अगर वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों को रोका नहीं होता तो उनकी हत्या कर दी जाती। पप्पू यादव ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। वहीं 2 आरोपियों में से एक आरोपी हैप्पी शर्मा ने कहा कि उसे चाकू मारने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुमित ने चप्पल जरूर चलाई थी। वहीं आरोपी सुमित पुलिस हिरासत में है। सुमित मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, जो गाजियाबाद में स्क्रैप का काम करता है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के उपनतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दरअसल बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात के मंजिलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इन तीनों सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। बांकीपुर और दतिया सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बांकीपुर सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते थे। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही दर्शन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना में लगे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रंगारंग समापन हो गया। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत को फ्लैग सौंपा। इस दौरान नीरज चोपड़ा के साथ PT उषा और गुजरात के डिप्टी CM हर्ष सांघवी मौजूद रहे। क्लोजिंग सेरेमनी में मशहूर सिंगर शंकर महादेवन ने परफॉर्म किया। कई बॉलीवुड गानों पर दमदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा मानुषी छिल्लर ने वंदे मातरम पर डांस परफॉर्मेंस किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ कुल 39 मेडल जीते हैं। मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर रहा। और आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार की बांकीपुर,
एमपी की दतिया और गुजरात के मंजालपुर सीट पर आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी की सबसे सेफ सीट है, लेकिन उपचुनाव में इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सभी आने जाने वालों की तलाशी भी ली जा रही है। बांकीपुर में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से कड़ी टक्कर मिली है। हालांकि नतीजों से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी बांकीपुर में अपनी जीत पक्की उन्होंने मान ली है। कि हम बहुत दिन से चुनाव लड़ते रहे और जब मुझे याद है जब विधायक थे और हम कभी कभी लगता था चुनाव मेरे पक्ष में नहीं है तो सीधे हम पुलिस पर प्रहार करते थे। तो उनके भी शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में ये सब होता है। अब कोई तो जानता नहीं है कि परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन हमको अपने बचपन तो नहीं करेंगे, जब 26 साल की उम्र में हम विधायक बने तो मुझे लगता था कि अगर हार हो रही है तो किसी न किसी पर, चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं को हम कहते थे कि तुमने काम नहीं किया, या बाद में भी, और या तो फिर सबसे साधारण निशाना होता है पुलिस पूरे भारत में। तो स्वाभाविक है वो जो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, राजनीतिक अनुभव बढ़ेगा, शायद ऐसे टिप्पणियों से वो परहेज करने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव का परिणाम उनको नज़र आ रहा होगा तो स्वाभाविक रूप से अंदर से बौखलाहट होगी। कहाँ दावा कर रहे थे कि क्या हो जाएगा चुनाव में, अब उनको रियलिटी की जानकारी मिल गई है, कुछ न होना है, एनडीए की जीत होगी, तो इस बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे। रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आएगा। नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर दूसरे लोगों को आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए वहाँ तो हम लोग जीत को पक्का ही नहीं, बहुत पक्का मान रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। आज साफ हो जाएगा कि दतिया की जनता ने बीजेपी के नए चेहरे आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया या कांग्रेस के अनुभवी नेता घनश्याम सिंह को मौका दिया है। आशुतोष पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने 3 बार के विधायक रह चुके घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है। ऐसे में मुकाबला नए चेहरे और अनुभवी नेता के बीच माना जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले दतिया में कांग्रेस के अंदरूनी कलह चरम पर आ गई है। अनुशासनहीनता और भीतर घात के गंभीर आरोपों के बीच पार्टी आलाकमान ने बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। नतीजों से ठीक पहले हुए इस बड़े सियासी ड्रामे और गुटबाजी ने दतिया का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिक गई हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा है कि कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। बस था, दतिया की जनता को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति के बदलने की शुरुआत की बुनियाद रखी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में जो आतंक है, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, मध्य प्रदेश में जो अराजकता है, जिसमें दुर्दशा है किसानों की, दुर्दशा है युवाओं की, जो भारतीय जनता पार्टी में अकूट अहंकार बस गया है, उसको हरा दिया है। कांग्रेस पार्टी जैसा हमने पहले दिन आशा व्यक्त की थी, अभिलाषा थी हमारी आम जनता से, माँ पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से वो भावना व्यक्त की है और भारी बहुमत से घनश्याम सिंह जी जीतेंगे। आज गुजरात की मंजालपुर सीट के भी उपचुनाव नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। यहां बीजेपी से सत्येंद्र भाई पटेल और कांग्रेस से भीखा भाई रबारी के बीच कड़ा मुकाबला है। और सांसद पप्पू यादव पर हमले की कोशिश को लेकर आज संसद में हंगामा हो सकता है। अपने ऊपर हमले को लेकर सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा है, तो सांसद की सुरक्षा को लेकर एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी लोकसभा स्पीकर से संज्ञान लेने की अपील की है। रविवार शाम सांसद पप्पू यादव पर उस वक्त हमला हुआ जब वो सनातन के अपमान के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पप्पू ने आरोप लगाया कि एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की। वहीं पकड़े गए आरोपी सुमित और उसके साथी हैप्पी शर्मा का दावा है कि उसने पप्पू यादव पर हमला नहीं किया, बस सनातन के अपमान पर सवाल खड़े किए, और जहां पप्पू यादव के समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी।
भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? चढ़ावा चोरी मामले में प्रोटेस्ट को लेकर सनातन के अपमान पर फंसे बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर हमले की कोशिश और फिर एक्स पोस्ट के जरिए पप्पू यादव का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, ये बता रहा है कि आज सदन में हंगामा तय। आज विपक्ष संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दिल्ली में अपने ऊपर हमले के बाद पप्पू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, पीएम साहब और गृह मंत्री जी, बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दिया है? यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर, कालनेमी ऐसे हथियारों के संरक्षक कौन कौन है? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो कार्रवाई हो। पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी एक्स पोस्ट के जरिए लोकसभा स्पीकर से संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही सांसद पप्पू यादव के हमले के लिए बीजेपी पर अटैक किया। रविवार को बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अपने दिल्ली वाले आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार हंगामा और धक्का मुक्की के बीच उन पर हमले की कोशिश की गई। आरोप है कि पप्पू यादव पर चप्पल फेंके गए और चाकू से हमला किया गया। सांसद पप्पू यादव ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। सीने पर चोट लगी, ये हमको कहा गया कोई बाबा इनाम दिए हैं 51 लाख, कोई 11 लाख। कल मेरे परिवार के घर पर रात में जाके धमकी देना। आप इतना कुकर्म किए, मंदिर की चोरी की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी जगह की चोरी आपने की, तब तो कोई मुद्दा नहीं है। और आज आप हमने एक प्रोटेस्ट किया, वो भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, गाली नहीं दी, लोकतांत्रिक, आप मार करो, जला दो इसको, मार दो इसको। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब नहीं डरी तो फिर पप्पू यादव कहाँ से डरेंगे? लेकिन क्या पप्पू जी, ये जो लोग आए थे, इनकी मंशा आपको मारने की? तो आप देखिए ना, छोड़ा बाबा लोग का फोन आता है, मार देंगे, जला देंगे। तो अभी दिल्ली पुलिस यहाँ पर उनकी कैसी कार्रवाई? हम तो कई बार बोले हैं, कोई ध्यान कभी नहीं पड़ता, ना दे, जला दे, जिंदा कर दे, बस मेरे घर को भकस दे। हमको और किसी चीज की लेना देना नहीं है। इसको जितना लड़ना हो हमसे लड़े, जनता नहीं होती तो आज हमको मार दिया गया होता। सांसद पप्पू यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवा पहनने के विवाद पर अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने भगवा पहनकर भगवान राम की तस्वीर अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के सामने रखने पर सवाल किया। सवाल के दौरान ही सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? पप्पू यादव पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सुमित गिरी है, जिसकी उम्र 34 साल है। उसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। आरोपी गाजियाबाद में लोहे का काम करता है। सुमित मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। पप्पू यादव पर हमले में चाकू के इस्तेमाल की बात पप्पू यादव के पीएसओ और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई। हालांकि हमले की कोशिश के आरोपी ने चाकू से मना किया है। फिलहाल पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में ले लिया है। अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है और ऑफिशियल शिकायत का इंतजार कर रही है। पप्पू यादव के घर में हम सीधे गेट से घुसे थे, हमारी चेकिंग हुई थी। हम केवल उनसे बात करने गए थे कि ये आप सनातन के प्रति ऐसे ओछे सवाल क्यों करते हैं? आप भगवा वस्त्र पहन के किसी के पैरों में गिर रहे हैं, किसी पेटियों को गिर रहे हैं, और जो है हमारे भगवान आराध्य श्री राम है, उन्हें किसी के पैरों में गिर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ना इस बात का। हम ये बात करने गए थे, उन्होंने हमारी पीटना, उनके लोगों ने हमें शुरू कर दिया। तो पहला तो लेकिन वीडियो में आ रहा है कि जो है वो चप्पल फेंकी गई है। नहीं, कोई चप्पल नहीं फेंकी गई। हमने सवाल पूछा, मैं आप भगवान राम हमारे आराध्य हैं, आप उन्हें ऐसे क्यों करते हो? वो किसी के पैरों में गिर रहे हो, भगवा वस्त्रों को पहन के लौट रहे हो संसद के बाहर, ये क्या मतलब है?
ये बात की केवल हमने। कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा है आपके ऊपर? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। पार्टी से हैं? नहीं, हम सनातनी हैं कि हम पे हमला हुआ था। आप जब हमारे अंदर गए थे, चोट लगी हुई है जब यहाँ आप कंधा। अंदर गए थे, हाँ, ये जो दिखा रहे निशान ये लगे हुए, जी, तो जी। उन लोगों की तरफ से हाँ, आप पर हमला हुआ, आपसे जी। पुलिस ने कांटेक्ट किया उसके बाद? पुलिस ने कोई मौके से चाकू बरामद किया? नहीं, कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था। हम निहत्ते थे, ये सब उनका वो है, चाकू वाकू सब वो लगा रहे हैं। सांसद पर हमले को लेकर घटना के समय मौजूद पप्पू यादव समर्थक ने दावा किया है कि आरोपी हमले की नीयत से आया था और चाकू से अटैक करने की कोशिश की। पप्पू समर्थक ने बताया कि शख्स हमला कर रहा था, फिर भी दिल्ली पुलिस उसे बचा रही थी। अचानक से वो एकदम से उठे, गालियां देना शुरू किया और चाकू के साथ उठे, तो मैं साहब के पीछे ही था। मैंने यूं करके अपना हाथ आगे किया, तो ऐसे क्रॉस में उन्होंने ये उंगली आगे थी, तो एकदम से इस पे टच करता हुआ सीधा उनका चाकू गया। वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी है, दिल्ली पुलिस उसको अपने साथ ले गई है और हम लोगों को बचाने की बजाय दिल्ली पुलिस उन्हें बचा रही थी, हमलावर को। क्या कुछ हमला करने से पहले कुछ बोला उन लोगों ने? कोई बातचीत की? कोई बातचीत नहीं की, मारने के इरादे से आए थे। सांसद पप्पू यादव की सनातन के अपमान के मुद्दे पर सियासत गर्म है और आज संसद सत्र में पप्पू पर हमले की गूंज सुनाई देने वाली है। विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार आज कदम उठाने जा रही है। सरकार आज लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के पास होने से विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि विदेशी फंड से बने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसे संपत्तियों पर भी सरकार कब्जा करना चाहती है। सभी लोग प्लीज बैठिए। मोदी सरकार का संसद में आज मास्टर स्ट्रोक। वंदे मातरम पेपर लीक के बाद अब एफसीआरए की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। विदेशी फंडिंग पर लगेगी लगाम, विपक्ष का पारा हुआ हाई। मोदी सरकार एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर आज बड़ा चाबुक चलाने जा रही है। केंद्र सरकार विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के लिए नियमों को और कड़ा करने जा रही है। लोकसभा में आज सरकार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के पास होने से विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। सबसे पहले जान लीजिए एफसीआरए बिल को लाने का सरकार का मकसद क्या है। सरकार का पहला मकसद है विदेशी फंड से बनी प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल को रोकना। दूसरा मकसद है उन संगठनों पर रोक लगाना जो कागजों पर तो मौजूद हैं लेकिन सामाजिक कामों में एक्टिव नहीं है और विदेशों से फंड ले रहे हैं। तीसरा मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जिसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विदेशी ताकत गुप्त रूप से फंडिंग करके भारत की राजनीति, जनमत या सरकारी नीतियों को प्रभावित न कर सके। सूत्रों की माने तो वंदे मातरम और परीक्षा पेपर लीक से जुड़े बिल पास होने के बाद अब सरकार इस बिल को आगे बढ़ाना चाहती है। इस बिल को लेकर एनडीए के सांसदों का कहना है कि विदेशी पैसा लेने वाले संगठनों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये बदलाव जरूरी है। पिछले 2 हफ्ते थे, उसमें सेशन फुल टाइम चलना चाहिए मेरी अपेक्षा थी, पर वो नहीं चल सका। जरूर ये जो तीसरा वीक है, सोमवार है और हम सभी रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि ये वीक में एक पॉजिटिव डिस्कशन और अच्छे बिल्स, एफसीआरए बिल हो, एमएसएमई बिल हो या डिमांड फॉर ग्रांट हो, इस पे एक अच्छा डिस्कशन इस आने वाले सप्ताह में चले, ये हमारी अपेक्षा। नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव एक नई संस्था बनाने का है जिसे नामित प्राधिकरण कहा जाएगा। नए बिल के मुताबिक अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, संस्था खुद एफसीआरए सरेंडर करती है या रिन्यू नहीं होता, तो उसका विदेशी फंड और उससे बनी संपत्ति प्राधिकरण के पास चली जाएगी। सरकार चाहे तो ये संपत्ति किसी विभाग को दे सकती है या बेच सकती है और बिक्री का पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। सरकार का कहना है कि लाइसेंस खत्म होने के बाद विदेशी योगदान से बनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति की आवश्यकता है। नए एफसीआरए बिल में संस्थाओं के लिए गाइडलाइंस भी तय की गई है।
नए बिल में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने पर वो अपने आप रद्द माना जाएगा। विदेशी फंड कितने समय तक रखा और खर्च किया जा सकता है, इसकी समय सीमा भी तय होगी। सस्पेंशन के दौरान संस्था अपनी संपत्ति बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। सरकार का कहना है कि एफसीआरए में संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ बाहरी धन का इस्तेमाल न हो। नए बिल में एफसीआरए मामलों की जांच और जवाबदेही भी तय की गई है। एफसीआरए मामलों में जांच अब सरकार की इजाजत के बिना शुरू नहीं होगी। सजा को घटाकर 5 साल से 1 साल कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संस्था बंद होने या एक्टिव नहीं होने पर उसकी संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे एनजीओ के काम करने की आजादी पर असर पड़ सकता है। विदेशी फंड से बने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसी संपत्तियों पर भी सरकार कब्जा करना चाहती है। सरकार तरह तरह से उन सारे संसाधनों पर कब्जा करने की तरीका ढूंढ रही है। जैसे मीडिया पर कंट्रोल लिया इन्होंने कारपोरेट घरानों के माध्यम से, सोशल मीडिया को कैप्चर करने का प्रयास किया रेगुलेटरी बिल ला करके, तमाम ऐसे कानून उन्होंने बनाए। आज जो हमारे एनजीओज हैं जो जनहित में, जनसेवा में काम कर रहे हैं, अगर वो फॉरेन फंडिंग लाते हैं या फिर स्वदेशी फंडिंग लाते हैं तो वो कार्य की समीक्षा आप करें, लेकिन उसको आप इस तरीके से बांधे न जिससे गरीबों का हो रहे जो भलाई है उसमें कोई बाधा हो। तो ये सरकार की नीयत यही है कि सारे कंट्रोल उसके हाथ में हो और इसलिए सारे कानून वो लाना चाहती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल को लेकर चर्च समूहों और अन्य संगठनों का आरोप है कि इससे उनके द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक और मानवीय कार्य प्रभावित होंगे। लेफ्ट पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। लेफ्ट का कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए असहमति की आवाजों और विदेशी फंडिंग वाले संगठनों पर लगाम कसना चाहती है। Practices, particularly Christian religious practices. So these are all things which you need to read together so that you will find the real agenda behind that. You are violating or you are ignoring, you are destroying the so many articles of our constitution which ensures, which guarantees the right to have faith, belief and practice that religion, whichever religion you believe in, to practice, propagate, all those rights have been taken away through that. So that is what is happening. We need to go deeply into such issues, and I really, this is the way the fascist government tried to reach out to the RSS ultimate agenda of converting this country into a Hindutva Rashtra. केंद्र सरकार ने इस बिल को पहले 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष और सिविल सोसाइटी के भारी विरोध के कारण इसे टालना पड़ा था। अब सरकार इसे संसद में दोबारा लाने की तैयारी कर रही है। बिल को लेकर हो रहे विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठकें भी की हैं। मानसून सत्र के पहले 2 हफ्ते विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का एजेंडा मानसून सत्र में अहम बिल पास कराना है जिससे देश हित के काम हो सके। यही वजह है कि सरकार लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने और अपने विधायी एजेंडे को रफ्तार दे रही है। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया। इसके साथ ही अगली मेजबानी की जिम्मेदारी भारत के हाथों में आ गई है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। बैटन को भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लिया। इस मौके पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। बैटन सांघवी को सौंपा गया और उन्होंने कहा कि वो अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हैंडओवर सेगमेंट के दौरान भारत ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता और परंपराओं की शानदार झलक दुनिया के सामने पेश की। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भारत ने अहमदाबाद शहर को आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए मेजबान शहर के रूप में घोषित किया है।
ऑस्ट्रेलिया के बाद 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला भारत दूसरा देश होगा। इससे पहले 2010 में दिल्ली में ये खेल आयोजित किए गए थे। प्रयास भारत द्वारा यहाँ किया गया है। भारत की संस्कृति, भारत के कलाकार ये एक बेहतरीन तरीके से दुनिया को ग्लासगो के माध्यम से पेश करेंगे। आज तक का ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। ये वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी। फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए है। ये ना केवल अहमदाबाद या गुजरात के खिलाड़ियों के लिए है, ये भारत के हर एक युवा जो खेल में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है, वो सब के लिए अहमदाबाद के हर स्टेडियम के दरवाजे खुले हैं। हम आने वाले दिनों में AI बेस्ड ट्रेनिंग हो या स्पोर्ट्स साइंस हो, ये सब में हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मेरे राज्य के हर एक खिलाड़ियों को दुनिया की बरोबरी की ट्रेनिंग मिल पाए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत ने चौथा स्थान अब हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेल के अंतिम दिन भारत कोई पदक नहीं जीत सका। जूडो, ट्रैक साइकिलिंग और पैरा साइकिलिंग में भारतीय खिलाड़ी अंतिम दिन चुनौती पेश करने उतरे, लेकिन सफल नहीं रहे। भारत ने कुश्ती, बैडमिंटन और हॉकी जैसे अपने मजबूत खेलों के बिना भी कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड 7 गोल्ड समेत कुल 10 पदक अपने नाम किए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 दिनों के सत्र में समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, जौहर यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे उठाएगी। तो वहीं सत्र के दौरान 4 अगस्त को योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र की शुरुआत से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी ने जनहित के मुद्दे उठाने की भी अपील की है। मॉनसून सत्र में सरकार जहां बीते 10 साल के कामकाज का हिसाब रखेगी, वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी, बिजली कटौती और किसानों के साथ खाद की कमी जैसे जरूरी मुद्दे उठा सकता है। इस सब के बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचना तय माना जा रहा है। प्रमुखता से तो सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी। दूसरी मुद्दा है बिजली। बिजली गांव-गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा, तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है इस समय खाद की जरूरत है। यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा, इसलिए खाद की समस्या पर उठाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बेरोजगारी, तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, इस सब पर चर्चा होगी, बहुत विषय है। जैसा कि परंपरा है कि कार्य मंत्रणा समिति, उसके बाद दलीय नेताओं की बैठक, सचेतक की बैठक, और हम सभी से ये अपील करेंगे कि वर्षाकालीन सत्र छोटा सत्र है, जिस तरीके से जो हमारे पास बिजनेस है उसी हिसाब से सत्र आहूत किया जाता है, और सभी का हमने सहयोग मांगा है। सभी लोग सदन चलाने में सहयोग करें।
तो वही कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि सत्र के दौरान बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, छात्रों पर लाठीचार्ज, चढ़ावा चोरी के विषय पर हम सदन में चर्चा करेंगे और सरकार की जवाबदेही भी तय करेंगे। सभी मुद्दे जो जनता से उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महंगाई हो, और अभी वर्तमान में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र थे, चढ़ावा चोरी का विषय है, ये सारे विषय ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और एक साझा इंडिया गठबंधन की ओर से ये सारे मुद्दे सामने आएंगे।